Hey, hi everyone. This is me Deepak Kumar Singh, and today we are going to discuss the 0.25% cut in repo rate. Yes, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, क्लियर है। इसके अलावा लोगों की ईएमआई पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सेशन में डिटेल में देखेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस पर। आइए चर्चा करते हैं हर एक पहलुओं पर काफी डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। अब जिनको रेपो रेट के बारे में नहीं मालूम है, आसान भाषा में बताऊं तो यदि किसी वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक को, फॉर एग्जांपल पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया, इन बैंकों को जब उधार चाहिए होता है आरबीआई से, तो आरबीआई के पास जाते हैं तो आरबीआई जिस दर पर उन्हें उधार देता है, मतलब जो ब्याज दर लेकर उन्हें अल्पकालिक समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन मतलब उधार देता है, उस ही ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं। अर्थात यदि एक वाणिज्यिक बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, ठीक है, या पीएनबी है, वो पहुंचा आरबीआई के पास में और आरबीआई से कहा कि भाई मुझे जो है 7 दिनों के लिए या 7 के गुणक में 91 दिन तक इसमें लोन मिल पाता है, तो मुझे 91 दिनों के लिए ऋण दे दीजिए। आरबीआई उन्हें पैसा तो दे देगा, लेकिन उसके बदले में उनसे जो ब्याज लेगा वो ब्याज रेपो रेट कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में आप दो पहला एक केस मानिए कि यदि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर मतलब ऊंचे ब्याज पे लोन देगा, तो क्या बैंकों को महंगा लोन मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि बैंकों ने उस पैसे को प्राप्त करने के लिए आरबीआई को ज्यादा ब्याज दिया है, तो आगे चल के बैंक भी लोगों को महंगा लोन देंगे। महंगे लोन से तात्पर्य यह है कि ऋण जो ब्याज की जो राशि है या ब्याज का जो दर है उसको बढ़ा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि हम जैसे आम लोग जो है जनता के, उनको लोन महंगा मिलेगा। अब जब लोन महंगा मिलेगा तो हम में से कई लोग लोन लेंगे नहीं या हम खर्च करना कम करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें सबसे ऊपर है। इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीआई जो है वो बैंकों को इस प्रकार से रेपो रेट पे पैसा देकर और कम करके लिक्विडिटी मतलब तरलता, जनता के पास जो पैसा है, जिस पैसे से जनता मांग कर रही है, ठीक है, खरीदारी कर रही है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाया जा रहा है, इनको नियंत्रित कर सकती है। तो आसान भाषा में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसके द्वारा वह जनता के मध्य में उनके पास जो पैसा है उसकी तरलता को कम ज्यादा करता है, उनकी मांग आपूर्ति को कंट्रोल करता है और इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। रेपो रेट में ही बदलाव किया जाता है एमपीसी के द्वारा, इसलिए रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखेंगे, न्यूज ये है कि न्यूज ये कह रहा है कि रेपो रेट में एक बेसिस पॉइंट जो होता है वो करीब 0.01% के बराबर होता है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बेसिस पॉइंट कम किया गया है बच्चों, ठीक है, जब समझेंगे जो बेसिस पॉइंट कम किया गया है, ये बेसिस पॉइंट कम किया गया है करीब 25 बेसिस पॉइंट। जी हाँ, तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो रेपो रेट 0.50 था, ठीक है, अब वह 0.25 से कट कर और कितने पे पहुंच जाएगा, 6.25 पे पहुंच जाएगा। मतलब 25 बेसिस पॉइंट अगर कम किया गया है, ठीक है, बेसिस पॉइंट कम किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें करीब 0.25 जो है वो गिरावट हो जाएगी और 6.25 यहाँ पे आपको ब्याज दर देखने को मिलेगा। अब सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले इससे बड़ी कटौती जो हुई थी वो मई 2020 में हुई थी, क्योंकि हम सभी को मालूम है उस समय कोविड आया था। अब आपको मालूम है कोविड का दौर था, लोग जो है बहुत समस्या में थे, कुछ की नौकरियां चली गई थी, कुछ घर बैठ के काम कर रहे थे और बहुत ही समस्या बहुत से सेक्टर में देखी गई, जिससे डिमांड पे बहुत इंपैक्ट पड़ा और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ऋण की दरों को सस्ता करना जरूरी था। वहां पर मई 2000, ठीक है, 20 में सॉरी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी और जहां पे रेपो रेट को कट करके 4% किया गया था। तो मई 2020 में जो रेपो रेट है बेटा वो कितना पहुंचा था, 4%। और अभी रेपो रेट 6.50 चल रहा था, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25 की गिरावट के बाद अब जो रेपो रेट है वह करीब अगर आप देखेंगे तो 6.25% आ गया है। बोला जाता है कि ये रेपो रेट में जो है, ठीक है, 2022 के बाद सरकार ने लगातार इसको बढ़ाया था और बढ़ाकर 6.50 कर दिया था और 2025 में जो अभी डिसीजन लिया गया है 2022 के बाद पहली बार, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ है अनुमान के हिसाब से शायद लोग बोलते हैं कुछ 57 हफ्ते बाद जो है ये गिरावट देखने को मिली है, जो हमें देखने को एक अनुमान देखने को मिलता है कि मई 2022 के बाद से अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। जी हाँ, उसके बाद देखेंगे बच्चों, ठीक है, 57 हफ्ते नहीं कुछ और है, मैं अभी काउंट करके बताऊंगा आपको और
बदलाव को दर्शाती है। बदलाव मतलब अगर आप देखेंगे तो एक लंबे समय से कोविड के बाद में जब इकोनॉमी में थोड़े सुधार होने शुरू हुए तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति को बढ़ाया था और लगातार बढ़ाया था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। हमने इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन में देखा था कि कैसे कैसे जो गवर्नमेंट है वो रेपो रेट को बढ़ा रही है और महंगाई कम हो रही है, क्योंकि महंगाई को भी कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए रेपो रेट को लगातार जो है बढ़ाया गया था। लेकिन अब जाकर रेपो रेट में 0.25 की कटौती की गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम एक चीज पे बात करेंगे कि आखिर जो रेपो रेट में कटौती की जाती है या जो गवर्नमेंट डिसीजन लेता है उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है जो हमारे सिलेबस का पॉइंट है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। जी हाँ, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस होता क्या है। मैं आपको बता दूं ये 4 स्टैंस होते हैं। एक को कहा जाता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि नीति की जो दरें हैं वो स्थिर रखी जाती हैं या बढ़ाना, दरों में कटौती की अनुमति नहीं होती। मतलब इसमें आप इस तरफ नहीं जा सकते, आप केवल इसमें या तो ऊपर जाएंगे और या तो क्या रखेंगे, स्टेबल। जी हाँ, तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जब भी मीटिंग करेगी, आप सभी को मालूम है उसको 2 महीने में मिलना होता है, साल में 6 बार और कम से कम जो है 4 बार मिलना अनिवार्य है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है जब इस पे कोई डिसीजन लेती है तो अगर वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये नीति दरें मतलब रेपो रेट को या तो बढ़ाएंगे या तो स्थिर रहेंगे, इसमें कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कट करने की गुंजाइश नहीं होती है। दूसरा आता है एक्कोमोडेटिव स्टैंस। एक्कोमोडेटिव स्टैंस जो है इसमें क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीति दरों में कटौती करके मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब इसमें लगातार जो है ना नीति दरों में कटौती होती है। ठीक है, कटौती मतलब डाउनग्रेड। जी हाँ, इनको रेपो रेट को कम किया जाता है ताकि लगातार लोगों को सस्ता लोन मिले, उत्पादन बढ़े और अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची तक जाए। इसे कहते हैं हम एक्कोमोडेटिव स्टैंस, जो हमें कोविड के टाइम में देखने को मिला था। उसके बाद देखेंगे बेटा न्यूट्रल स्टैंस आता है। ये प्रेजेंट में यही है, जो अभी प्रेजेंट में जो डिसीजन लिया गया है वो यही है, न्यूट्रल स्टैंस। अभी आगे इस पे चर्चा करेंगे। इसमें इस स्थिति को कहते हैं हम लचीलापन, मतलब स्थिति के अनुसार नीति दरें बढ़ाने या घटाने की अनुमति होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अभी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी इसे फॉलो कर रही है, इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी देखेगी कि भाई हमारे यहाँ पे कंट्री में जो है हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे ऊपर बाहर का क्या प्रभाव आ रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर का, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, और इन सभी का एक लेखा जोखा करने के बाद में, कैलकुलेशन करने के बाद में देन दे डिसाइड कि भाई हमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाना है या कम करना है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे बढ़ाने की भी अनुमति होती है और यहाँ पे कम करने की भी अनुमति होती है। यहाँ पे केवल कम करने की अनुमति होती है, बढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पे बढ़ाने की अनुमति होती है, कम करने की अनुमति नहीं होती है। फिर एक आता है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना। ये सख्त नीति है। जी हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल बढ़ेगा। आई बात समझ में, इसमें कम नहीं होगा। तो याद रखना, ये दोनों मुद्रा आपूर्ति को क्या करते हैं, कम करते हैं, और ये दोनों मुद्रा आपूर्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सिचुएशन देख के बढ़ाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि हम लगातार क्या करेंगे, दरों को कटौती करेंगे, दरों में कमी लेकर आएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कोविड के टाइम में हमें एक्कोमोडेटिव स्टैंस देखने को मिला। आज अभी जो प्रेजेंट है वो न्यूट्रल स्टैंस है। ओके, जी हाँ, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल स्टैंस में होगा शामिल। आगे चलेंगे आप बेटा, तो आरबीआई ने जो ये रेट कट किए हैं, ठीक है, इस रेट कट में अगर आप देखेंगे तो मई 2020 के बाद में जो हमने वही बात की कि 6.25 पहुंच गया। इसमें उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, ऐसा क्यों किया गया? तो पहला है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो गिर रही है। जी हाँ, आर्थिक वृद्धि, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो वैश्विक चुनौती, जिस पे आगे चल के अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंताएं थी। और दूसरा क्या है कि मुद्रास्फीति जो है स्थिर है, तो मुद्रास्फीति थोड़ी कम हो गई है, तो अब है कि हम थोड़ी सी पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसे हम अपने टॉपिक में एक नाम देते हैं बेनाइन इन्फ्लेशन। जी हाँ, बेनाइन इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में सौम्य मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो दर होती है जिस दर पे आरबीआई अपनी पॉलिसी में कटौती करती है, जिससे अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो ये चीज यहाँ पे देखने को
मिलती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा आगे चल के हम बात करेंगे। होम लोन, कार लोन वगैरह जो है सस्ते होने की संभावना है और उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऋण सस्ता होगा। आई बात समझ में? ऋण सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा तो उपभोग जो है वह बढ़ेगा। आई बात समझ में? उपभोग बढ़ेगा तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आगे चलेंगे बच्चों। आगे देखा जाता है कि इसका संबंध यूनियन बजट से भी है। जैसे मैंने इसको लिंक किया कि भाई यूनियन बजट जो है, जब आप लोगों ने मेरे यूनियन बजट के सेशन देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस बार सरकार ने जो टैक्स को कम किया है, सॉरी टैक्स में स्लैब चेंज किया है और 12 लाख तक जो है लोगों का टैक्स माफ किया है। क्यों? क्योंकि सरकार चाह रही थी कि भाई जो हमारी अर्बन डिमांड है, जो शहरी मांग है उसको बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि आगे हम डेटा देखेंगे शहरी मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ नहीं रही है। शहर में लोग जो है बहुत सोच समझ के चीजों को कर रहे हैं और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो सरकार को उपभोग बढ़ाने के लिए जो इनकम टैक्स में जो एक चेंजेस किए गए थे, जो सरकार ने 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को माफ किया है, इन सब के बाद भी बेटा अगर आप देखेंगे तो अगर कंजम्पशन को बढ़ाना है तो यहाँ पर यूनियन बजट का साथ देने के लिए रेपो रेट को कम किया गया है। तो याद रखना बच्चों, जिस उद्देश्य के लिए 12 लाख रुपए पे सरकार ने टैक्स माफ किया था ताकि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना चाह रहा है और जिस मांग के हिसाब से उत्पादन बढ़ेगा तो दोनों का विकास होगा। तो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे उपभोग को बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वैश्विक संकट चल रहा है। अभी अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म लगा देगा तो इससे भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे यहाँ से चीजें जो है एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना बहुत जरूरी था और ये मांग और आपूर्ति जब बैलेंस होगी तो अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। इसी विचार के साथ में यहाँ पर बजट में जो चेंजेस आए उसके साथ रेपो रेट जो है मुझे तो एक हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक साथ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों तो आरबीआई का अनुमान ये है कि 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7 रहने का अनुमान है। अभी आरबीआई ने क्यों लगाया? क्योंकि आरबीआई को मालूम है कि इससे पहले जो हमने सोचा था वो 6.4 समथिंग था, अभी 6.7 क्यों किया? क्योंकि अगर ऐसा होता है रेपो रेट कम होता है और जो बजट में चेंजेस हैं ये भारत में कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? मतलब लोग उपभोग करेंगे और अगर उपभोग करेंगे तो भारत में उत्पादन जो है तेजी से विकसित होगा और इस आधार पर 6.7 रहने का अनुमान लगाया गया है। क्लियर है? अच्छा, भारत की जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में यह बदलाव पिछले 57 महीने में पहली बार हुआ। मतलब हमारे यहाँ ब्याज दरों में अगर जो परिवर्तन है वो 57 महीनों में पहली बार देखने को मिला और आर्थिक वृद्धि और उपभोक्ता खर्च जो है उसको करीब बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। तो ओवरऑल अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो यही पढ़ा, रेपो रेट कम हुआ, इससे क्या होगा? लोन सस्ता होगा, लोग पैसे प्राप्त करेंगे और उपभोग बढ़ाएंगे, डिमांड करेंगे, ताकि अर्थव्यवस्था में उपभोग को, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जा सके और जब मांग होगी उस हिसाब से उत्पादन बढ़ेगा और इससे जीडीपी जो है आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं एक सिंगल फोकस होकर देखूं तो ये जो रेपो रेट कम किया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, मतलब जीडीपी को बढ़ाना। आसान भाषा में कहूं तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी जो है मुद्रास्फीति भी काफी नियंत्रित चल रही है। ठीक है, आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों तो अब देखेंगे कि न्यूट्रल स्टैंस जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, मौद्रिक नीति जो है उसका जो रूप है वो न्यूट्रल स्टैंस बनाने पे, मतलब मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अनुरूप लाने और आर्थिक समृद्धि या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो आपका उद्देश्य है उस हिसाब से आप पॉलिसी में कम या ज्यादा करेंगे। अच्छा, इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? स्थायी रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। मतलब मुद्रास्फीति को हम क्या करेंगे? स्थायी रूप से नियंत्रित करेंगे। देखिए गवर्नर साहब जो हमारे यहाँ पे संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के न्यू गवर्नर जो बने हैं, उनका वक्तव्य भी है, उन्होंने बोला भी है कि देखो भाई हमारे पास एक तो वैश्विक अनिश्चितता है और मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम के चलते रुख अपनाया गया है। मतलब आप देखो, अगर मान लो कि हम अपने ब्याज दर में कटौती नहीं करते हैं, इससे हम उत्पादन भी नहीं करते हैं और वहीं पे हम सभी को मालूम है कि भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, इसकी वजह से क्या कच्चा तेल महंगा हुआ है। ठीक है, हाँ, इससे क्या हुआ? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल महंगा हुआ, इससे हमारे तेल पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे ट्रम्प अमेरिका, यस, द न्यू वर्ड कमिंग, ट्रम्प अमेरिका, मतलब
ठीक है, टेम्पेरिका बोला जाता है। उस टेम्पेरिका क्या करने वाली है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाएगी। इससे इंडिया के स्टील सेक्टर को लॉस होगा। अगर वो अपने आप प्रोटेक्शन लगाती है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। अब एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारे यहाँ प्रॉफिट कैसे होगा, ताकि हम लोकल डिमांड को जनरेट करें। क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज तो सिखाई है, जब किसी का कोई साथ नहीं देता तो अपने ही साथ आते हैं। जी हाँ, चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव में यही तो था कि मिडिल ईस्ट के देश जो है चाइना पे निर्भर हो रहे थे। लेकिन जब कोविड आया, रुकावट पड़ी, सबको पता चला जब दिन खराब आएंगे तो अपने साथ देंगे, बाहर वाला नहीं। और मोदी जी ने इसको क्लियर करके लोगों के सामने रखा कि अपने देश में उत्पादन बढ़ाओ, ताकि कोविड जैसी सिचुएशन में आपका तो भला हो। जी हाँ, इसी आधार पे अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अगर आ जाता है और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रही हैं, इससे भी हमारे महंगाई आ रही है। जैसे आप देखेंगे एडिबल ऑयल, ठीक है, जो हम ऑयल खाने में यूज करते हैं, उनकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। वित्तीय बाजार की अनिश्चितता, अगर आप देखेंगे फिनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इस वजह से एक डर है कि अगर ये सभी चीजें लॉन्ग टर्म में रही तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो आजकल उत्पादन कर रही है, इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट पे ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ा और आगे ये चल के ये सिचुएशन आएंगी, तो उस समय हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मांग होनी चाहिए, लोग उपभोग की ओर आगे चलें, लोग उपभोग करने के लिए एक सकारात्मक जो है कदम उठाएं, ताकि हम अपने देश में उपभोग को बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने बजट में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि उपभोग पे फोकस ये बजट है, कंजम्पशन बेस्ड बजट है, जिसमें सारी चीजें हमें महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिले। अब देखो, जीडीपी की वृद्धि दर जो है आरबीआई ने लगाई थी, ठीक है, 6.7, पहले 6.4 बोल रहे थे 24-25 में, लेकिन 25-26 बोला नहीं, अब 6.7 होगा, पूर्व अनुमान से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब रेपो रेट कम हुआ है, कंजम्पशन बढ़ेगा, बजट जो है उसमें भी जो चेंजेस है ये 6.7 लेकर जाएगा, ऐसा मानना है। अच्छा, मुद्रास्फीति के अनुमान देखेंगे तो 2025-26 की पहली तिमाही क्वार्टर 1 में मुद्रास्फीति 4.5% थी, क्वार्टर 2 में 4%, फिर 3.8%, फिर 4.2%। तो ऐसा माना जाता है कि अगर भारत में मानसून सामान्य रहा इस बार, तो मुद्रास्फीति में और गिरावट होगी और ये मुद्रास्फीति 4 के आसपास आकर रहेगी। इससे क्या होगा, अगर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो रही है, तो इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी आएगी। तो हम अभी डिमांड पे फोकस कर सकते हैं, कंजम्पशन पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा, जोखिम समान रूप से संतुलित रहने का अनुमान है। जोखिम संतुलित मतलब एक तरफ हम क्या करेंगे, मांग को बढ़ाएंगे, ठीक है, मांग बढ़ेगी, और दूसरी तरफ अगर लोन सस्ता होगा तो लोन जब सस्ता मिलेगा कंपनियों को, तो उत्पादन भी बढ़ाएंगे, और अगर उत्पादन बढ़ेगा और मांग कम हो रही तो ये क्या करेगा, ये संतुलन लेकर आएगा। इससे क्या होगा कि हम मुद्रास्फीति दर और साथ में आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करके लाएंगे, संतुलन लेकर आएंगे। आई बात समझ में? जी हाँ, हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू फोकस हियर, ठीक है, ऑन द बैलेंस इक्वेशन, यू नो, मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि में वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। ओके, यस, सो गवर्नमेंट शुड फोकस अपॉन द, ठीक है, बैलेंस साइड। आरबीआई का वही है कि भाई देखो, हम इवनली बैलेंस चाहते हैं, सकारात्मक रूप से हम चाहते हैं कि दोनों जो है बढ़ती रहे और दोनों में बैलेंस रहे। अब आगे चलते हैं कि आरबीआई की कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स क्या रिपोर्ट में, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड। जी हाँ, रूरल डिमांड बढ़ रही है। अब देखो, यही तो सोचने की बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है बेटा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ पे इन रूरल इकोनॉमी व्हाट वी आर फेसिंग, कि हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और लगातार मांग बढ़ रही है, मांग में कोई कमी नहीं हुई है। बट वहीं पे जब हम शहरी अर्थव्यवस्था देखते हैं, ठीक है, जब हम शहरी अर्थव्यवस्था देखते हैं बच्चों, तो शहरी अर्थव्यवस्था में मांग में गिरावट आ रही है, डिमांड हमारी कम हो रही है। अब ये टेंशन दे देता है, ठीक है, क्योंकि देखो शहर में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और फ्लक्चुएशन ज्यादा होने के कारण अभी भी उपभोग क्या है, कमजोर है। मतलब मांग में गिरावट भी है, कभी बढ़ता भी है, कभी कम भी होता है, लेकिन उपभोग कमजोर है। लोग पहले जब पैसा आता है सैलरी खर्च कर लेते हैं, देन फिर वो नॉर्मल हो जाता है उपभोग करना। क्लियर है? इससे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली है। तो ये देखेंगे, उच्च आवृत्ति संकेतक मिश्रित संकेत दे रहे हैं, मतलब मांग बढ़ रही
है, फिर कम हो रही है, कम हो रही है। इससे अगर आप देखेंगे तो औसतन कहा जा सकता है कि भारत में शहरी क्षेत्र में जो भोग है, जो कंजम्पशन है, लोगों की मांग है, वो कमजोर बनी हुई है। ठीक है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र जो है वो तो भाई साहब ठीक है जिंदाबाद चल रहा है। अब आगे देखेंगे आरबीआई की मिक्स सिग्नल्स मुद्रा नीति अगर देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे मुद्रा नीति मतलब यहाँ पे है मौद्रिक नीति नहीं है, करेंसी को लेकर है। अब आरबीआई के सामने देखो कुछ सकारात्मक चीजें दिखी। देखो आरबीआई अगर रेट को कम कर रहा है तो उसको कुछ इशारे आए होंगे। जी हाँ, कहा जाता है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तो जो ये आरबीआई की पॉलिसी चेंजेस के जो रुख थे, जो करना चाहते थे, उसमें सकारात्मक प्रभाव इधर से देखने को मिले। कैसे? हमने देखा, अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में कर लिया है एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर नंबर 13। वी ऑलरेडी कवर दैट कि भारत में रोजगार की स्थितियां सुधर रही हैं। 3.2% जो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वह बेरोजगारी दर हो गई है, जो 6% से घटकर 3.2 आ गई है। तो बेरोजगारी दर घट रही है, रोजगार अच्छा हो रहा है। सरकार ने यूनियन बजट में जो है 12 लाख तक की इनकम पे जो है, ठीक है, टैक्स को जीरो कर दिया। ये भी मांग को बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति में गिरावट हो रही है, मुद्रास्फीति भी कम जा रही थी। ठीक है, और कृषि गतिविधियों मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का जो स्वास्थ्य स्तर है वो भी क्या हो रहा था, अच्छा हो रहा था। एग्रीकल्चर भी अच्छा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। अब जब मियाँ और बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ रहे हो? जी हाँ, तो जब अगर देखेंगे तो आरबीआई जो है मियाँ, उनकी जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार होते हैं ना वो बीबी, जब ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, सुधार सकारात्मक होता है, तब चेंजेस होते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये परिवर्तन देखने को मिला, और यही परिवर्तन आपके 0.25% का गिरावट है। अब इस चैप्टर में आगे हम बात करेंगे कि करेंसी पॉलिसी को लेकर आरबीआई क्या सोच रही है। देखो हम सभी को मालूम है कि रुपए में गिरावट हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है। लगातार आप न्यूज सुन रहे हो, लगातार बच्चे क्वेश्चन भी पूछते क्लास में, सर रुपया गिर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो आरबीआई बैठ के ना मजे नहीं देख रहा है, आरबीआई कुछ तो स्टेप लेगा। देखो वो स्टेप आ गया जो मैंने क्लास में आपको बोला भी था। दूसरा, आप देखेंगे मुद्रा बाजार में स्थिरता और सुव्यवस्था बनाए रखना और बाजार दक्षता को बनाए रखना आरबीआई का उद्देश्य है। इसी के चलते आरबीआई ने क्या किया है, देखो विनिमय दर वगैरह अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भारत में जो विनिमय दर है वो बाजार बलों पे मतलब डिमांड सप्लाई पे डिपेंड है। तो आरबीआई इसमें कोई लक्ष्य नहीं रख रहा है, आरबीआई बस ये चाह रहा है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में संतुलन बना रहे। उसको लेकर आरबीआई हमारे यहाँ पे कुछ डिसीजन लेकर आया। देखो हम अगर अपने एक्सटर्नल सेक्टर देखें तो आरबीआई कहता है कि देखो यहाँ पे आप आम भाषा में समझो, आम भाषा में समझने की कोशिश करो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। देखो नॉर्मली क्या होगा, अगर रेपो रेट कम हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। अब लोगों को लगेगा सर अगर अमेरिका का इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो लोग अमेरिका भागेंगे इन्वेस्टमेंट करने। ठीक है, जब अमेरिका ये चाह ही रहा है तुम कितना भी कम ज्यादा कर लो, आगे करेगा ही। जब बाहर की पॉलिसी खराब चल रही है तो घर को देखेंगे ना बेटा। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ तो इससे क्या होगा, चीपर लोन अवेलेबल टू प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन सेंटर है, जो उत्पादक हैं, उत्पादकों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। अब इससे क्या होगा, इससे इनकी लागत कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, उत्पादन लागत जो है बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कम होगी। और अगर बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे यहाँ पे कम हुई, उत्पादन की लागत कम होगी, तो हम सभी को मालूम है बेटा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन अगर बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है, आर्थिक समृद्धि होगी। आर्थिक समृद्धि मतलब अगर आप देखेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। अब इसी जगह पे अगर रेपो रेट कम हुआ, ये सारी चीजें होंगी, तो क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा? जी हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मतलब जब हम उत्पादन करेंगे, चीजें सस्ती होंगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात में वृद्धि होगी। और इससे लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं? ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे दीर्घ काल में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में दीर्घ काल में क्या होगा बेटा,
एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे निर्यात में वृद्धि होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म दीर्घकाल में क्या होगा, हमारे यहाँ पे मुद्रा जो है वो स्टेबल होगी, मतलब करेंसी जो है स्टेबल होगी, क्योंकि डिमांड फॉर इंडियन गुड्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो भारत की मुद्रा में स्थिरता आएगी, ये प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों को दिमाग में लगा होगा रेपो रेट कम होगा, बाद में लोग निवेश नहीं करेंगे, पैसा बाहर से अरे चला जाएगा, स्टार्टिंग में नेगेटिव थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट क्या होगा कि करेंसी स्टेबल होगी। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। अब देखो हमारे यहाँ जो चालू खाता है, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ पे चालू खाता जो करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में होता है, उसमें सतत जो है स्तर से मतलब के भीतर रहेगा, मतलब सस्टेनेबल लेवल पे रहेगा। चालू खाता घाटा पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, बैलेंस होगा। विदेशी मुद्रा भंडार अगर 31 जनवरी 2025 तक माने तो 630.6 बिलियन, तो इसका मतलब भारत के पास इतना पैसा है कि 10 महीनों तक आयात कर सकता है बिना कहीं कोई पैसा खर्च किए, ये मतलब पैसा उधार मांगे। जी हाँ, इतना पैसा है कि अपने पैसे के दम पे भारत के लिए 10 महीने तक लगातार आयात कर सकता है कहीं उधार लिए बिना। दूसरा देखेंगे मुख्य संकेतक, भारत का जो वाह्य क्षेत्र है मजबूत और लचीला बना हुआ है। ये चीज देखने को मिलेगा कि भारत का जो वाह्य क्षेत्र है वो काफी मजबूत है, काफी लचीला है, ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे बाहर से कोई प्रभाव भी आता है तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस प्रभाव को, उस इंपैक्ट को झेल सकते हैं अगर नेगेटिव होगा, और सकारात्मक के साथ हम आगे बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जो है ये ऐसे है, खुश है। इसके खुश होने के कारण हमारे यहाँ पे सरकार जो है, आरबीआई जो है वो नीतियों में क्या कर रही है, कटौती कर पा रही है। आप देखेंगे लिक्विडिटी क्रंच। अब लिक्विडिटी क्रंच क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब लोगों के पास इतना पैसा ना हो कि उपभोग की मांग कर सके या डिमांड कर सके। जी हाँ, हमारे यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के दौरान लिक्विडिटी तंग रही, तंग मतलब क्रंच, अर्थात भारत में लोगों के पास, ठीक है, तरलता की कमी थी और जिससे मांग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आरबीआई ने कहा कि भाई देखो हम फ्रेश इनिशिएटिव लाएंगे, तरलता को कम करेंगे, तो रेपो रेट को कम क्या किया, कम किया। निगरानी, विकसित हो रही तरलता और वित्तीय बाजार की स्थितियों पर निगरानी रखेगा। आवश्यकता अनुसार संतुलित तरलता मतलब ऑर्डरली लिक्विडिटी जो है सुनिश्चित करेगा, मतलब जितनी जरूरत होगी। इसीलिए तो आप देखो हमारे यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस है, ठीक है। हमारे आरबीआई देखेगा कितनी जरूरत है उतना हम रेपो रेट में गिरावट करेंगे, क्लियर है। और इसके अलावा राष्ट्रकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, यहाँ पे देखेंगे बेटा शॉर्ट टर्म जो हमारे यहाँ पे रेपो रेट है, रेपो रेट के अंडर में जो लोन मिलता है शॉर्ट टर्म, इसको भी बैलेंस करेगा। और लॉन्ग टर्म जो आपको मैंने पढ़ाया था एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसको भी बैलेंस करेगा। तो याद रखेंगे दीर्घकालिक तरलता और अल्पकालिक तरलता, राष्ट्रकालीन जिसे कहते हैं, इन दोनों को बैलेंस करेगा अपनी इस नीति के माध्यम से आरबीआई। ये चीज हमें देखने को यहाँ पे मिल गई है। अब आते हैं लोन पे कि भैया ईएमआई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कई लोग यही सोच रहे होंगे ईएमआई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बेटा ईएमआई पे क्या प्रभाव पड़ता है, मान लो उदाहरण देखो, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। आपके लोन की राशि मतलब आपने जो पैसा लिया है वो मान लो कि 50 लाख रुपए होम लोन है, ठीक है। 20 साल के लिए लोन है, 240 महीने आपको लोन देना है, मतलब भरना है। मूल ब्याज दर जो है 8.5% प्रति वर्ष लग रहा है। तो संशोधित ब्याज दर मतलब, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 0.25 का चेंजेस हुआ है जो, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ 0.25% का जो चेंजेस हुआ है, इससे आपका जो ब्याज दर रिवाइज होगा वो भी 8.25% अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा, हाँ 8.25% जो है यह देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ब्याज दर 8.5 थी वो 8.25 हो जाएगी, मतलब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी इस। और ईएमआई का जो प्रकार है वो तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब मैं गणना करता हूँ। हमारे यहाँ पे ईएमआई की गणना की जो विधि है ना वो ये है, खैर आपको ये ध्यान नहीं देना है, बस आप ये समझ लो कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें पी लोन की राशि होती है, आर मतलब मासिक ब्याज दर, जो वार्षिक ब्याज दर बटा 12 भागे 12 इंटू 100 होता है। और लोन अवधि जो होती है वो 12 महीने, सॉरी एन मतलब लोन अवधि यहाँ पे दिया है। अब अगर इसमें डेटा रख के देखें तो डेटा रख के देखो क्या मिलता है कि जो मूल हमारे यहाँ पे ईएमआई है
वो 8.5% ब्याज दर पे क्या थी, मतलब पहले पे ईएमआई। जब रेपो रेट कम नहीं हुआ तब एक व्यक्ति कितना ईएमआई दे रहा था, आर कितना आएगा देखो 0.0070, ठीक है 83, और जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ईएमआई आ रही है 43,000, ठीक है 391। आई बात समझ में? ये आपकी ईएमआई है। अब मान लीजिए कि अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं 0.25 के तो 8.25% आएगा, और जब 8.25% होगा तो ईएमआई क्या होगा, ये 42,580 रुपए। अब अगर मैं इसमें बताऊं तो 811 रुपए जो है आपकी ईएमआई कम होगी, और 811 को अगर आप 12 से गुणा करें तो आप एक साल में जो बचा पा रहे हो वो कितना बचा पा रहे हो, 9,732 रुपए एक वर्ष में आप बचा पाओगे। ठीक है, अगर आप 240 महीने की ईएमआई है तो अब आप 1,94,640 रुपए आपको लोन सस्ता पड़ेगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो ईएमआई पे प्रभाव है। 50 लाख के होम लोन पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से मासिक जो ईएमआई है वो 811 की कमी आती है, और उधारकर्ता को लोन लेने की पूरी अवधि में 1.94 लाख तक की क्या होगी, बचत होगी। तो दीज आर द मेजर इंपैक्ट। आई बात समझ में? ये मेजर प्रभाव पड़ेगा और ये अर्थव्यवस्था पे आपके जो है प्रभाव डालने वाला है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, गिव अस द फीडबैक। क्लियर है? ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो जो है आपके लिए बनाते रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें ताकि और से और ज्यादा बच्चे जो हैं, ठीक है, इस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकें, ठीक है। और रेपो रेट में जो कटौती है उसका क्या क्या प्रभाव होगा, और बहुत ही विस्तृत चर्चा जो है वो इसमें, ठीक है, देख सकें और जानकारी ले सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।